आप ये बताइए कि अब ये जो मशरिक़ वस्ता में जंग है, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान ने एक बड़ा एफ़र्ट की, जिस पे काफ़ी लोगों को एतराज़ भी था कि शायद पाकिस्तान बीच में कहीं इधर-उधर ना हो जाए, लेकिन बड़े खुश उसलूबी से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात कराए, लेकिन मुज़ाकरात का पहला राउंड तो कामयाब नहीं हो नहीं, सका। गाज़ा पहला राउंड कामयाब है। क्यों कामयाब है क्यों आप। कामयाब है बताता हूँ मैं। 1979 का रेवोल्यूशन या इनकलाब या गवर्नमेंट अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं की थी। 79 के बाद से पहली दफ़ा फेस टू फेस इस लेवल पे बात हुई है। आर वी क्लियर? यस, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों ने सीज फायर एग्री किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप अमेरिका का बयान भी सुने और ईरान का बयान भी सुने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उन्होंने कहा मुज़ाकरात में अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए, एग्रीमेंट होना अलग चीज़ है और मुज़ाकरात होना अलग चीज़ है। एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा सर, तो इस एग्रीमेंट तो हो जाएगा। अब इस जंग में जो आपके, मैंने पिछले कुछ टीवी प्रोग्राम्स और वो देखें, तो आपका ये है कि इस जंग में जो मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पे दुबई और कतर और यहाँ पे जो अबू धाबी वगैरह में जो उनको जो ईरान की जानिब से मिसाइल मारे गए और सेफ्टी के इश्यूज़ हुए, लोग वहाँ से चले गए और आज भी वहाँ पे बड़े इश्यूज़ हैं, तो उससे कराची को इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये तो हमने देखा कि यहाँ पे टैंकरों की और शिप्स की लाइन लग गई कराची पोर्ट्स पे, तो और क्या हमें नियर फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स वो हो सकते हैं? लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं, अच्छी लग रही है, आई लाइक इट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लॉन्ग टर्म भी हमें कुछ फ़ायदे होंगे? फिर हम क्या दुआ करें? एग्जैक्टली। सुबह नमाज के बाद क्या दुआ करें? जंग बंद होने की या चलने की? जंग तो बंद होने की दुआ ही करेंगे। इंसानी जानें हैं सर, ईरान में इतनी तबाही हुई है, इतने हज़ारों लोग बेचारे शहीद तो वो हुए हैं, 1 लाख, बेगुनाह लोग। वो जो 1 लाख बच्चे और 1 लाख औरतें गजा में मर गई हैं, उसके लिए तो कराची में कोई सड़क पे नहीं आया। नहीं सर, मैं तो आज भी कोई सड़क पे नहीं, ईरान के फेवर में नहीं आया। नहीं नहीं, मैं ईरान की सड़क इससे पे ज्यादा ना आना, लेकिन कम से इससे कम। ज्यादा बेहिस कौम कौन सी होगी, मुझे बता दें। कराची में गजा के लिए कोई मुजाहरा ऐसा हो दिखा दें जिसमें 3,000 से ज्यादा बंदे हों। वो जमात वाले 200 बंदे लेके खड़े हो जाते हैं हर चौक पर। बता दें लेकिन मुझे, कोई बंदा दिखा दें जिसमें 3,000 से ज्यादा बंदे आए हों जाली। जितना जितना बेहिस कौम पाकिस्तानी है, इतना कोई और कौम नहीं है। इनके इंसानी खतरों का कोई एहसास नहीं है। इन्होंने गजा में 1,02,000 बंदा मरवा दिया। एक बंदा भी गजा की हिमायत में सड़क पे नहीं आया। वो हाफिज नईम अहमद के 400 बंदे उन्होंने बसों में बिठा के ले आते हैं। वो वही 400 बंदे हैं, मैं देखता रहता हूँ, वो सेम आदमी है। और वो बस तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले आप कौम बने। और मैं किसी और प्रोग्राम में कह रहा था, और मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो जंग 27 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी, इसने पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया है। पाकिस्तान 14 अगस्त 47 को आज़ाद नहीं हुआ था, वो ज़हनी तौर पे महकूम था। 14 अगस्त 47 के बाद आज पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है कि वो आज़ाद हो सकते हैं, जैसे ईरानी आज़ाद हो गए। ये बात आम आदमी को समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि पाकिस्तानी आज़ाद हो गए 27 फरवरी 2026 को महकूम कौमों, क्योंकि आप ज़हनी गुलाम थे। और 28 मार्च, 28 फरवरी, मार्च सर, मार्च फरवरी, हाँ, मार्च, अच्छा मार्च, 28 फरवरी अच्छा सर, 28 फरवरी, 28 28 फरवरी, ठीक 28। है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अमेरिका में जो स्लेवरी थी ना, गुलाम, तो उसमें एक औरत थी, हैरियट नाम था उसका। वो हैरियट ने, उसका काम ये था कि वो गुलामों को आज़ाद करवा देती थी, छुपा के निकाल दिया करती थी। तो जब उसकी बायोग्राफी लिखी जाने लगी तो हैरियट से पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशानी गुलामों को आज़ाद कराने में कब होती थी? उसने कहा सबसे ज़्यादा गुलामी आज़ाद कराने में होती थी कि गुलाम को ये एहसास दिलाओ कि तुम गुलाम हो। तो पाकिस्तानी और सऊदी अरब और ईरान और इराक़ और सीरिया और बांग्लादेश और इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको 28 फरवरी को ये एहसास हो गया कि ये ग़ुलाम हैं और शायद ये आज़ाद हो सकते हैं अगर इनके अंदर कौमी गैरत जागे। ये तो चलें सर, हिस्टोरिकली अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या फ़वाइद ले सकता है पाकिस्तान इस सूरत हाल? पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है, पाकिस्तान को हर हाल में फ़ायदा होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला जंग बंद होगी, ईरान की सैंक्शन ख़त्म होगी। ईरान 9.5 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास गैस की पाइपलाइन आएगी,
जो कि बंद है, हमारे पास एनर्जी रिसोर्स का मसला हल होगा, 9.5 करोड़ का मुल्क साढ़े 40 साल से बंद है, वो ख़त्म होगा। जो मजहबी जो ब्लॉक है वो ख़त्म होगा, क्योंकि इस जंग में दूसरा जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो सऊदी ब्रांड इस्लाम ख़त्म हो गया। अच्छा, सऊदी ब्रांड इस्लाम कहाँ है? आज आप जाए नीचे सड़क पे, अभी जाएं, इसी जाएं, ये बैठा हुआ है, इससे पूछ लें, सड़क पे जाएं, पूछे, उससे पूछें कि हक पे ईरान है या ईरान के सामने जो है वो है। सही, तो वो जिस ब्रांड इस्लाम को लेके चल रहे थे वो तो ख़त्म हो गया ना। तो खत्म हो गया, मतलब वो कोई किरदार आदमी से खत्म हुआ। हाँ? वो किरदार से खत्म हुआ। ख़त्म हो गया ना। हाँ, तालिबान के झंडे पे भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, सऊदी अरब के झंडे पे भी लिखा हुआ है, सही, लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सही। तो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने से तो इस्लाम नहीं आ जाता ना। सर, मैं चूंकि आप इकोनॉमी के माहिर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े हमें वो गाइड करें ना कि क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह पाकिस्तान को या कराची को मिल सकते हैं। अच्छा, अगर इन केस की जंग चलती है तो जो हमने सऊदी अरब को फोर्सेस दी हैं उसमें हमारी फीस बढ़ जाएगी। सही, अभी भी $5 बिलियन तो नहीं, आएगा। बात तो नहीं है, हाँ। 50-60 की बात करें इंशाल्लाह। अच्छा, $50-60 बिलियन, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। आए नहीं कि आप एक बड़ी अजीब आ सकते हैं, नहीं है, आ सकना एक अलग लफ्ज़ है, मेरा हक है ओह एग्जैक्टली, जो हम उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं। नहीं, किसी चीज़ की कीमत जो होती है ना उसकी ज़रूरत पर होती है। एग्जैक्टली, अगर उनको मोहम्मद बिन सलमान को ज़रूरत होगी सही, तो मेरी कीमत तो इसकी 5 करोड़ रुपए, लेना ले लो, नहीं लेना नहीं लो। सही, एग्जैक्टली। अगर उसको ज़रूरत है लेगा, 5 करोड़ की भी लेगा, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो ये 5 रुपए का भी नहीं है। तो आपको लगता है ये जंग नियर फ्यूचर में ख़त्म होती खत्म है? हो जाए, कितने अरसे तक सर? ये अब दोबारा नहीं होगी जंग। ये दोबारा नहीं होगी? सीज़फायर के बाद जंग नहीं होगी। सीज़फायर कंटिन्यू करेगा। तो ये जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान किया कि जी हम ब्लॉकेट करेंगे, जिस पे चाइना का रद्द-ए-अमल है, तो आपके ख्याल में ये यार ब्लॉकेट, चाइना और ब्लॉकेट अमेरिका, देखिए ना, ब्लॉकेट ये है ना कि चाइना, रशिया, ये जो बाकी यूरोपियन कंट्री हैं, क्या ये इस ब्लॉकेट को बर्दाश्त कर लेंगे? ये उनकी तरफ से तो आया कि नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? तो क्या एक और जंग शुरू हो सकती है? नहीं, किसके साथ जंग होगी फिर? देखिए नहीं, ना, मतलब ब्लॉकेट जंग, किसने की है? तो जंग में शामिल हो ब्लॉकेट तो सकते, ईरान ने नहीं की जैसे ना। ये खदशा जाहिर किया जा सके तीसरी आलमी जंग नहीं, कोई तीसरी आलमी जंग नहीं होगी, नहीं होती ये। नहीं कभी नहीं होगी। मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, कभी अब सिवाय अमेरिका के, चूंकि वो उनका वहाँ ट्रम्प जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, सिवाय अमेरिका के कोई दुनिया का समझदार मुल्क कभी न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा। इजराइल के, अमेरिका के? इसराइल और अमेरिकन तो एक ही है ना। हाँ, एक ही। कोई अमेरिकन ने ही पहले किया था हाँ। 45 में, अमेरिकन ही कर सकते हैं, बाकी कोई समझदार तहजीब याफ्ता मुल्क न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोजीशन अपनी इंडस्ट्री लगाए बगैर, लोगों को रोज़गार दिए बगैर पूरी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप, फिर मैंने कहा ना, पहले तो आप ये फैसला करो कि तुम्हें ख़याम जामी में रहना है। तुमने तो फैसला किया तो यहाँ नहीं रहना ही नहीं है, तुमने तो सड़क इसलिए तोड़ी है ना कि तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है। तुम्हारा मसला ये है कि तुमने सारा मुल्क तबाह कर लिया। इस जंग में गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, यंगस्टर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि यंगस्टर्स को रिटेन कर सके। फैसला इस बात पे हो चुका है कि यार पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। जो मीडिया है सुबह शाम जो बोले जा रहा है, जो पब्लिक है वो इतनी बकवास करे जा रही है, सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ रही हैं, इसका मतलब है कि यार ये मुल्क तो काबिल ही नहीं कि यार आ जाए। यही है ना, यही है ना। तो पहले सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट बात की बात है। पहले ये फैसला करो कि यार ये मुल्क रहने के काबिल है। ये फैसला गवर्नमेंट ने नहीं करना, ये आपने करना है। आपने करना है कि रहने के काबिल है या नहीं। जब तुम फैसला करोगे कि रहने के काबिल है, फिर अपने सामने वाली गली को साफ करोगे। तुमने तो ये फैसला किया है कि मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, और तुम लगे हो कि यार किस तरह मैं अमेरिका चला जाऊं, किस तरह मैं यूरोप चला जाऊं, कहाँ से मैं बच्चा चला जाए। मुझे रोजगार नहीं मिलता है, मुझे काम नहीं मिलता है, मैं तो मान रहा हूँ ना। मैं कब डिसएग्री कर रहा हूँ? मैं क्या करूँ? मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं नहीं डिसएग्री कर रहा। तो कराची की आबादी कितनी है इस वक्त? तकरीबन 25 से 30 करोड़। 3 करोड़ की आबादी, 2.5 से 3 करोड़। 3 करोड़ की आबादी भूखी मरती है।
नहीं भूखी तो फिर नहीं है। रोजगार तो सैलानी वाले लेकिन नहीं, रश सैलानी तो थोड़ा सा है यार, कितने लोग सैलानी तो 1000-2000 को खिला देता होगा, तो 3 करोड़ की आबादी को कौन खिला रहा है? खा तो जाहिर है। फिर रोजगार क्यों? ये फिर बात, क्या रोजगार का लेवल कराची का लाहौर से बेहतर नहीं है? हाँ एग्जैक्टली तो फिर इंडस्ट्रीज की वजह से। किसी वजह से भी यार, किसी वजह से भी ये 3 करोड़ लोगों को सुबह शाम को रोटी खिला के सुलाता है। कोई बंदा, मैं यार यकीन से कह सकता हूं कि कोई बंदा कराची में इसलिए नहीं मरता कि उसको रात को रोटी नहीं मिली। आज भी कराची में कोई बंदा भूखा नहीं मरता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। और बाकी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां लोग भूखे मरते हैं। इस वक्त सूडान में कैद पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो हमारी नाशुक्री अपने, क्यूबा में भी कहते हैं कि हाँ इस वक्त क्यूबा में भी है। तो कराची में कोई इंसान भूखा नहीं मरता। कराची में किसी भी बंदे को ऐसा नहीं है कि रात को साया नहीं है। आप चले जाए बॉम्बे, फिर आपको पता लगेगा कि रात में फुटपाथ पे सोना किसे कहते हैं। एग्जैक्टली मैं गया हूँ, ठीक है, मैंने देखा होगा आपने ना? एग्जैक्टली तो फिर अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र नहीं करोगे तो अल्लाह ताला अजाब पे अजाब, अजाब पे अजाब डालेगा। वो तो मेरे आखाए नामदार का नाम लेने वाले हैं, इसलिए वो अजाब नहीं डाल रहा। ये तो हमारी हरकतें तो इस काबिल हैं कि हमें आसमान से पलट दी जाए।